गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एग्यू मेडिया फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 26 मई 2020 है और दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। हैप्पीनेस इज नॉट ए गोल, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। ये कोई लक्ष्य नहीं है कि वहां पर पहुंचेंगे तब हमें हैप्पीनेस फील होगी। हैप्पीनेस, मेरा मानना है, जहां तक मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आप सुबह उठकर गिव इट ए गो, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है सुबह उठकर जब चाहे तब ये हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल है। आप सुबह उठकर फर्स्ट जो 1 मिनट हैं, 60 सेकंड्स हैं या फिर 5 मिनट हैं, आप एक डिसीजन लीजिए कि ये जो फर्स्ट मिनट है, फर्स्ट 2 मिनट्स, फर्स्ट 5 मिनट्स, वट एवर, फर्स्ट हाफ एन आवर, आप हैप्पीनेस के अलावा किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे दिन के बारे में, राइट, या फिर जो वक्त आपको मिला है उसको एंजॉय करेंगे, एंड यू विल फील कि आपको हैप्पीनेस जो है वो ऑलरेडी फील होने लगेगी। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है आपकी चॉइसेस का। अगर आप हैप्पीनेस को चूज करते हैं, अगर आप हैप्पी होने के लिए जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उसको चूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने भारत की बेस्ट फैकल्टीज की एक टीम तैयार की और इस टीम ने मिलकर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स आने वाली सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके ऊपर ईएमआई के 2 ऑप्शंस हैं। 31 मई तक ये ऑफर है और 1 जून के बाद ये ऑफर है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आज 11 बजे आपको, सुबह 11 बजे 11 AM आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 टॉपिक्स। अर्ली टेक ऑफ, ये फ्लाइट्स के साथ जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। बैटलिंग फॉर फ्री स्पीच, ये फ्री स्पीच के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट मास्क्स। फिर डेटा और जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक डिसीजन लिया है उसको समझेंगे। और स्टिमुलस पैकेज के ऊपर नीति आयोग के एक मेंबर ने एक आर्टिकल लिखा है। तो आज के दिन की डिस्कशन की शुरुआत करेंगे हम इस अर्ली टेक ऑफ के साथ। अर्ली टेक ऑफ जो है ये बेसिकली फ्लाइट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और कल का जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस है उसमें भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को रेगुलर बेसिस पर नहीं देखते हैं। तो आई थॉट के लेट मी डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट दिस थिंग कि कल हमने जिस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन की थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो बेसिकली हुआ यह है कि कल से, यानी कि मंडे मंडे से एयरलाइंस जो हैं उसका जो ऑपरेशन है उसको रिज्यूम किया गया, रिस्टार्ट किया गया। अब बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थे। बहुत सारे स्टेट्स का कहना ये था कि हमें फ़िलहाल फ़्लाइट्स और ये सारी चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी है, लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हुए, बहुत सारी बातचीत हुई और फाइनली बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ऑपरेशंस की शुरुआत कर देते हैं, हम हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो खोलने के लिए तैयार हैं। अब अलग अलग स्टेट्स ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, खास करके क्वारंटीन की कंडीशंस। और एवरेज अगर आप निकालें तो 14-15 दिन के क्वारंटाइन, यानी कि एक फोर्टनाइट क्वारंटीन की बात कर रहे हैं कि अगर आप हमारे स्टेट में एंटर होंगे तो फिर आपको 2 हफ्तों के लिए या तो आप इंस्टीट्यूशंस में चले जाइए या फिर आप अपने घर पर क्वारंटीन रखिए, लेकिन यू हैव टू स्टे इंडोर्स। ये कंडीशंस बहुत सारे स्टेट्स ने रखी है। फिर अराइवल के ऊपर लिमिट्स हैं, डिपार्चर के ऊपर लिमिट्स नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल चेन्नई का जो एयरपोर्ट है, तो चेन्नई में से आप बाहर जा सकते हैं, बाहर भले ही 100 फ्लाइट क्यों ना हो, इट्स ओके, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी है। लेकिन अराइवल जो है उसके ऊपर लिमिट रखी है, 25 फ्लाइट्स ही आ सकती हैं। फिर स्टार्टिंग में ये भी डिस्कशन हो रही थी कि एक सीट को छोड़ा जाए, जो बीच की एक सीट है उसको छोड़ा जाए, लेकिन ये कोई, इससे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। अगर 3 सीट्स हैं तो फिर यहाँ पर अगर आप एम्प्टी रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि
सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो हैं वो फॉलो होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर इकोनॉमिकली भी ये वायबल नहीं होगा फ़्लाइट्स के लिए। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे और ऊपर से ऑल ऑफ द सडन बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो एक बहुत बड़ा फियास्को यहाँ पर हो गया कि लोग जो हैं अपने परिवारों को लेकर अपने घर वापस जाने के लिए या फिर जहाँ पर भी उनको वापस जाना है या फिर जाना है, तो उनके लिए वो एयरपोर्ट पहुँचे और फिर उनको पता चलता है कि फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। फिर पैसे जो हैं वो भी आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वो एक क्रेडिट किटी में चला जाएगा। तो फ्यूचर में जब भी आप टिकट बुक करना चाहें तब उस जो भी पैसे उसमें रिटर्न हुए हैं तो उन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर, ये भी सही नहीं है कि आप ऑल ऑफ द सडन कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद पैसे भी रिटर्न नहीं करते। फिर उन लोगों का क्या जो वहाँ तक पहुँच गए थे और लास्ट मिनट ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो तालमेल है, अलग अलग स्टेट्स का जो अलग अलग स्टैंड है, उसमें कोई हमें एक यूनिशन या फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो आज भी एप्रीहेंसिव हैं, यानी कि वो आज भी घबराते हैं कि ऑलरेडी नंबर्स जो हैं, ग्राफ जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। नंबर्स की बात करें यानी कि कोरोना वायरस के केसेस के नंबर्स जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और 1 जून से फ़्लाइट्स को ऑपरेट करने की बात है। फिर ट्रेन्स जो हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो हैं, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी तो नंबर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्टेट्स का कहना यह है कि हमारे पास क्वारंटीन की और टेस्टिंग की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है और ऐसे टाइम में अगर ऑल ऑफ द सडन फ़्लाइट के ऑपरेशन को रिज्यूम किया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। इसका आंसर शायद हमारे पास है, शायद, और ये आंसर जो है वो हमें 3rd आर्टिकल में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दिस वन इज अबाउट फ्री स्पीच। एक जज साहब हैं, इनका नाम है अब्दुल खुदोश। तो उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, 2011-12 की बात है, जब डिफेमेशन की कंप्लेंट्स, ये तमिलनाडु के साथ जुड़े हुए जज हैं, तो डिफेमेशन की बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं उन्होंने उनको कोश कर दिया, कोश यानी कि खारिज कर दिया, हटा दिया। उसके पीछे रीज़न ये था, और आज भी ये चीज़ है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर डिफेमेशन यानी कि जो मानहानि है उसकी कंप्लेंट की जाती है। तो इस 2011-12 के डिफेमेशन की कंप्लेंट्स को खारिज करते हुए जज साहब ने ये बताया, जस्टिस अब्दुल खुदोश साहब ने ये बताया कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप ऐसे ही सीआरपीसी की ये जो एक कलम है इसको ऐसे ही आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते इम्पल्सिवली, यानी कि विदाउट थिंकिंग। एक रिएक्शन के तौर पर किसी ने स्टेट गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया और आपने उनको स्टेट के विरुद्ध काम करने के और स्टेट को बेसिकली डिफेम करने के, उनका जो एक उनकी जो एक गरिमा है, उनका जो सम्मान है, तो इसको हानि पहुंचाई है, तो ऐसा करके आप उनके ऊपर डिफेमेशन का केस थोप देंगे व्यक्ति के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने बताया कि हर एक प्रकार की क्रिटिसिज्म जो है उसको आप फिर क्रिटिसिज्म, कोई भी आपको क्रिटिसाइज करे, आपकी निंदा करे और डायरेक्टली आप उनके ऊपर डिफेमेशन के केस लगा दे, तो दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा जज साहब ने बताया था। इसी के साथ अगर आप सोचिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़ आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है या फिर गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ कर रही है तो उसके खिलाफ कोई चीज़ें लिखी, उसको क्रिटिसाइज़ किया, और फिर गवर्नमेंट उस न्यूज़पेपर के ऊपर, राइटर के ऊपर, उस ऑथर के ऊपर अगर ये डिफेमेशन का केस कर देती है, तो फिर ये तो डेमोक्रेसी में जो बोलने का हमारा अधिकार है इसका ही हनन है। इट्स लाइक डेमोक्रेसी का गला दबाने के बराबर है, ऐसा जज साहब ने बताया था। और आई थिंक ही इज़ राइट एज वेल, नॉट आई थिंक, आई स्ट्रांगली एग्री विथ हिम कि हाँ वो सही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, अब दो चीज़ हैं, अगर आप उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो वो उनको एज एन इंडिविजुअल आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई लेट्स से गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी है या फिर आपका जो एरिया है वहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की या फिर उनके पुलिस स्टेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था और आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ उनको करनी चाहिए थी, व्हाटएवर, तो उनके काम के प्रति या फिर उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी ड्यूटी है एक्सेट्रा, तो उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो ये ये स्टेट कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म करने का अधिकार जो है वो हमारे सबके पास है,
और इसको आप डिफेम नहीं कह सकते, इसको आप डिफेमेशन नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो दिस इज समथिंग दैट इज, ये हम सब समझते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए और ये गलत है। लेकिन काम को लेकर सरकार या फिर उसमें काम करने वाले लोग जो हैं उनके बारे में अगर आप कुछ कहते हैं तो दैट इज नॉट डिफेमेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो जस्टिस कुदोश साहब ने इस चीज को क्लियरली बताया था। जस्टिस कुदोश साहब ने यह भी बताया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करने लगे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास आई, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि अगर कोई लेटर आता है तो पोस्टमैन उसको खोलकर नहीं देखेंगे, उनकी जॉब है कि उस लेटर को उस एड्रेस तक पहुंचाना है, राइट। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो किसी के लेटर्स को खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वो जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देते हैं। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर सरकार ने बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, इस मीडिया हाउस के खिलाफ आप एक मुकदमा फाइल कर दीजिए, राइट। तो विदाउट थिंकिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो इसको एक एक डिफॉर्मेशन की अगर बात है तो ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर वो कर देते हैं, तो ये ऐसा काम उनका नहीं है। उनका काम क्या है कि चीज़ों को, मटेरियल को इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनाइज करना, देखना, समझना क्या सही है क्या गलत है, और सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज करने के बाद, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद, वो फिर उनको लगता है कि चीज़ें सही हैं, डिफेमेशन की बात है, तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं है तो फिर उनको सरकार को बताना होगा कि यहाँ पर डिफेमेशन का कोई मामला ही नहीं बनता है। जस्टिस G.R. स्वामीनाथन थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का जो लॉ है सुलिवन रूल ऑफ एक्चुअल मलाइज, इसके बारे में बताया है कि सेक्शन 499 है। 499 में क्लियरली दिया गया है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन। ये दो चीज़ ऐसी हैं कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर आप पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक कंडक्ट आपका कैसा है, और सेकंड थिंग इज कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एनी पब्लिक क्वेश्चन। जैसे मैंने जो एग्जांपल मैंने आपको दिया स्टार्टिंग में कि अगर एक पर्सनल लाइफ उनकी अलग है लेकिन ऑफिशियल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, या फिर उनके द्वारा बनाई गई नीति, एक्शंस एक्सेट्रा के बारे में आप प्रश्न उठा सकते हैं। तो इसमें भी क्लियरली है सेक्शन 499 में कि अगर कोई प्रश्न उठाते हैं आपके खिलाफ, अगर फॉर एग्जांपल मीडिया में गलत इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी आप जो है वो डिफॉर्मेशन के तौर पर नहीं देख सकते। हाँ, अगर जानबूझकर ऐसी चीज़ की जा रही है तो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार गलती से कोई एरर हो गई और फिर आप उनके ऊपर डिफेमेशन की बात कर देंगे, देन दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा क्लियरली दिया गया है। मूविंग ऑन टू ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बैटलिंग ए वायरस विथ मास्क। मास्क एटिकेट के बारे में इस आर्टिकल में, मास्क मेंटेनेंस और मास्क एटिकेट, ये दोनों चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई हैं। हमारे देश में 1,39,868 जितने केसेस हो चुके हैं, और फैक्ट ये भी है कि ये जो वायरस है, ये जो डिजीज़ है, ये ड्रॉपलेट्स और कांटेक्ट, यानी कि अगर किसी ने कफिंग किया या फिर स्नीज किया और आप उसके नज़दीक में हैं, आपने भी मास्क नहीं पहना है, उस व्यक्ति ने भी नहीं पहना है, तो हो सकता है आपको कोरोना वायरस या फिर इस प्रकार के वायरल डिजीज़, या फिर किसी ने कफिंग, स्नीज, व्हाटएवर ये किया, और या फिर कहीं पर थूका और फॉर व्हाटएवर रीज़न आपने उसको टच कर लिया और फिर आपने अपने नोज़ को, माउथ को, आइज़ को टच किया, तो भी आपको ये हो सकता है। तो फिलहाल हम बहुत ही अवेयर हो चुके हैं, हमारे दिमाग में, हेडलाइंस में, हर जगह पर कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातचीत हमें देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, जैसे कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितना होता है इस वायरस एरोसोल का, यह है 4 मीटर, राइट। 4 मीटर। जब हम ब्रीथिंग, टॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मैक्सिमम इसकी रेंज कितनी है, 4 मीटर की। और ये हवा में अगर हम ऐसे ही बोलते भी हैं तो ये जो वायरस है वो हवा में 8 मिनट तक रहता है। तो हम समझ गए ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इससे हम एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि मास्क पहनना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मास्क का यूसेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मास्क में भी ये है कि आप कपड़े का मास्क पहने या फिर सर्जिकल मास्क पहने, रिजल्ट जो है वो मोर लाइकली सेम ही होगा, इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। द लैंसेट जो है उसमें भी ये बताया गया है कि जो हम मास्क पहनते हैं तो उसका इनर और आउटर लेयर जो है उसमें वायरस जो है वो 7 दिनों तक रह सकता है। तो मास्क का मेंटेनेंस जो है, मीन्स मास्क पहनने के बारे में तो लोगों को पता है, लेकिन मास्क का मेंटेनेंस जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने मास्क पहन लिया, उसके बाद आपको उसको टच नहीं करना है, फिर नोज़ पिकिंग, आई स्क्रैचिंग, ये सारी चीज़ों से बचना है। और अगर आपको जो मास्क है वो खोलना भी है तो मेक श्योर कि आप इस पार्ट को टच ना करें जो स्ट्रिंग्स हैं, राइट, जो उसको आप लास्टिक की जो स्ट्रिंग्स हैं उसको आप टच करके मास्क को रिमूव कीजिए, और अगर आपको लगाना है तो भी उसी को यूज़ कीजिए। और मेक श्योर कि जब भी आप मास्क को हटाते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो साफ़ होने चाहिए। मेक श्योर कि आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। अगर आपके पास पानी की फैसिलिटी नहीं है, सॉप अवेलेबल नहीं है, तो एक अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स कहते हैं वो तो होना ही चाहिए। मास्क को टच करना जो है दैट इज़ नॉट राइट। आपने यहाँ वहाँ टच किया, आपने मास्क पहना है, और अगर आपको लगता है कि मास्क पहनने के बाद हम इम्यून हो गए, देन दैट इज़ नॉट राइट। मास्क पहनना है आपने, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मास्क को अगर आपने कोरोना वायरस वाले हाथों से टच किया तो फिर आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो मेरा मानना है शायद इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं आज भी हर एक लोगों के पास नहीं है। हमने देखा तो है हर एक लोग जो हैं वो मास्क या फिर रुमाल या फिर ऐसी कोई चीज़ जो है वो पहनने लगे हैं अपने फेस के ऊपर, लेकिन देखते भी हैं कि वो रिमूव करते हैं, टच करते हैं उसको। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। जो वॉशेबल मास्क हैं उनको आप धो सकते हैं, हर रोज़ धो सकते हैं, 60 डिग्री जितना गर्म पानी जो है वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आप मास्क को जो है उसको अच्छी तरीके से स्क्रब कर लीजिए, जो साबुन है, सॉप है, उसके साथ, और 15 मिनट तक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, कंप्लीट 15 मिनट तक आपको इसको रखना है या फिर उससे ज़्यादा। और फिर गर्म पानी जो है उसमें आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यू कैन 15 मिनट तक आप इसको साबुन में रखिए, उसके बाद आप गर्म पानी से इसको साफ़ कर दीजिए। तो रीयूजेबल मास्क जो है उसका इस्तेमाल आप हर रोज़ कर पाएंगे। 20 बार अगर आप कोई मास्क यूज़ करते हैं तो 20 टाइम्स यूज़ करने के बाद, 20 टाइम्स धोने के बाद आप इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर इसका फ़िल्टर जो है वो कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे एटिकेट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर मास्क जो है वो मॉइस्ट या फिर थोड़ा गीला हो गया है तो भी इमीडिएटली इसको चेंज कर दीजिए, दूसरे मास्क को पहन लीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप भी फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं। मूविंग ऑन टू, और यही चीज़ जो है वो ट्रैवलिंग में भी बहुत काम आ सकती है, इज़न्ट इट? एयर ट्रैवल में भी काम आ सकती हैं आपको। जो भी किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग, आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें भीड़ में जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप कहीं पर भी पहुँच जाते हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कुछ लोग आपके नज़दीक में हैं, तो आपने अगर मास्क पहनना है और आप ये एटिकेट्स को फॉलो करेंगे तो एक हद तक आप बच पाएंगे। मूविंग ऑन, मूविंग बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, ये डेटा के साथ, डेटा कन्वर्जेंस के साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोविड-19 के बाद बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके ऊपर होगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली हैं। हर एक देश को एक दूसरे के साथ जो भी डेटा है, डेटा इन द सेंस के फॉर एग्जांपल कोविड-19 की बात करें तो एक देश के पास जो भी इंफॉर्मेशन है इसके साथ जुड़ी हुई तो वो दूसरे देश के साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी देश की फाइट कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वर्सेस कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन है, इज़न्ट इट? टेक्नोलॉजी और डेटा, ये दोनों चीज़ें जो हैं आज एक बहुत बड़े टॉपिक भी बन चुके हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बन चुके हैं। और ये दोनों जो हैं, टेक्नोलॉजी और डेटा, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट भी हैं। टेक्नोलॉजी के बिना डेटा का कोई काम नहीं है, डेटा के बिना टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। दुनिया के अलग अलग देश, नेशनल गवर्नमेंट्स, राइट, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ रिसर्चर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, सामाजिक डेवलपमेंट को या फिर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं, एज वी ऑल नो। और टाइम पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, डेटा शेयर नहीं किया, इसी वजह से आज दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़ भी हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा डेटा किसके पास हैं, राइट? गूगल, फेसबुक, अमेज़ोन, ये जो टेक जायंट्स हैं, यहाँ पर कुछ नाम है लेकिन ये सारे जो टेक जायंट्स हैं उनके पास हमारे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमें क्या पसंद है, किस चीज़ को हम लाइक देते हैं, किस चीज़ को हमने ऐसे ही स्क्रॉल किया था, बहुत सारा डेटा जो है हमारे बारे में शायद हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स नहीं जानते हैं जितना
उनके पास, ये जो टेक जायंट्स हैं उनके पास हमारे पास जो है हमारा जो डेटा है, बहुत सारा डेटा जो है वो उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका, याद होगा आपको, एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, आपके नाम, एज, सेक्स, फिर आपके पॉलिटिकल व्यूज़, किस चीज़ को आपने लाइक दिया, डिसलाइक किया, तो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके पास, और ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका डेटा जो है उसमें प्रोसेस किया जाता है, और फिर आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट जो है वो की जाएगी, उस हिसाब से पॉलिटिकल कैंपेन सेट किए जाते हैं ताकि आपका दिमाग जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो ये भी चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब बात ये है कि लोगों ने प्राइवेसी जो है उसको भी एक अलग एंगल से लोग देखने लगे हैं, राइट। पहले जो प्राइवेसी के साथ जुड़ी हुई जो एक लाइक आरोग्य सेतु इसका बेस्ट एग्जांपल है। 90 मिलियन लोगों ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये अनसेफ है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको डेटा मीन्स आपका लोकेशन जो है वो शेयर करना है, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रेस की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने अपना परसेप्शन जो है वो चेंज किया है। फॉर टाइम बिंग में भी, शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, शायद उनको सभी 90 मिलियन को इसके सिक्योरिटी डेटा फीचर्स के बारे में पता हो या ना हो, वट एवर इट इज़, लेकिन लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकेशन सर्विसेज जो हैं, पर्सनल डेटा दिया है, लोकेशन सर्विस एक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शायद हम मीन्स 90 मिलियन लोगों ने किया है, तो हम कह सकते हैं कि एक हद तक बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राइवेसी के साथ जुड़े हुए जो डिसीजंस थे, पहले जो घबराहट थी, अब इसको शायद कोविड-19 की वजह से उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, प्राइवेसी को, उन्होंने हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल दिया है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जैसे मैंने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में बताया, इसी प्रकार से आपने ह्यूवेई का नाम सुना होगा, 5G टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई एक कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज भी धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। पहले एक ऐसा वक्त था जब वो नेगोशिएशन करने के लिए आते थे गवर्नमेंट के साथ, मीन्स पहले वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर थे, आज गवर्नमेंट शायद उनके ऊपर निर्भर होने लगी है, राइट। नेगोशिएशन रूम में ये सारी कंपनीज डिस्कशन के टाइम, मीन्स आपको पता होगा कि ट्विटर के जो चीफ हैं उनको यहाँ पर बुलाने के लिए, मीन्स भारत सरकार ने कहा कि आप यहाँ पर आइए, लेकिन वो नहीं आए, राइट। उनके वाइस प्रेसिडेंट या फिर उनके जो एसोसिएट थे, उनके जो नेक्स्ट सबॉर्डिनेट थे, वो यहाँ पर आए। एक सरकार बुलाती है आपको, देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन एज वेल यू आर नॉट कमिंग। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक ताकत जो है वो बढ़ने लगी है, उनके पास डेटा है, और डेटा को आज के ज़माने का नया ऑयल भी कहा जाता है। फेसबुक ने भी internet.org निकालने की कोशिश की। तो इस प्रकार से ये सारी कंपनीज जो हैं उनका भी डोमिनेंस बढ़ने लगा है। तो बॉटम लाइन ये है कि डेटा जो है इसका इस्तेमाल समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं और आप, हम सब ने कुछ ना कुछ डेटा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस डेटा के माध्यम से अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, इज़न्ट इट, ये हमारा अधिकार भी है। और जब हम जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से डेटा को शेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्याय भी करते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस आजकल बहुत बढ़ चुके हैं डेटा के ऊपर, और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि डेटा को ऐसे ही अंधाधुंध थी इसकी, मीन्स कोई भी कभी भी डेटा का इस्तेमाल जो है वो करने लगा था, आपका डेटा चुराया जाता था। ये सारी चीज़ें एक लंबे टाइम से चल रही हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन के लॉज, फिर डेटा लोकलाइजेशन, एनक्रिप्शन की कीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पैचवर्क टाइप हैं। ये कोई कंप्लीट इसका सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दुनिया के हर एक देशों को मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे। अच्छे रूल्स बनाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूएसए का है क्लाउड एक्ट, जिसमें जो डेटा है, जो यूज़र हैं उनके हाथों में है कि कौन सा डेटा उनको शेयर करना है, कौन सा नहीं शेयर करना है, कब उनको हटा देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी डेटा लोकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर फ्लो, ये सारे इश्यूज इसमें हैं। तो बॉटम लाइन ये है, राइट, इसका एक ही एनालिसिस या फिर जो लास्ट लाइन है वो यही है कि डेटा और टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल हम सब के हित के लिए होना चाहिए, और इसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने होंगे, और इसके लिए दुनिया के सभी देशों को और एक्सपर्ट्स को
एक साथ मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सोचना होगा और उनको बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करना होगा। अगेंस्ट वर्कर्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है। योगी आदित्यनाथ साहब जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि एक माइग्रेशन कमीशन तैयार किया जाएगा बाय उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट। और ये जो माइग्रेशन कमीशन है, ये माइग्रेशन कमीशन देखेगा कि जो मज़दूर हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने दूसरे राज्यों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि आपने हमारे लोगों को अच्छी तरीके से नहीं संभाला, और लगभग 20 लाख जितने माइग्रेंट्स जो हैं वो ये 2 महीनों में यूपी वापस आए हुए हैं। अच्छी बात है कि माइग्रेंट्स जो हैं उनको इंश्योरेंस, उनको लीगल सपोर्ट, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेटर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस, ये सारी चीज़ें दी जाए, राइट। तो इसके बारे में सरकार सोच रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी बताया है कि हमारी परमिशन के बिना आप हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में रिक्रूट नहीं कर सकते। तो इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की, मजदूरों की, तो उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आई थिंक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को होगी ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे और ऐसा नहीं होते हैं, इज़न्ट इट? तो वो कब कहाँ पर जाएंगे, तो ये एक और हर्डल क्रिएट होगा। इसी के साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो फंडामेंटल टेनेंट में है कि क्लोज डी और क्लोज ई जो हैं आर्टिकल 19 के, तो उसमें क्लियरली दिया गया है कि सिटीजन जो हैं उनका ये अधिकार है कि वो जब चाहे जहाँ पर चाहे हमारे देश में जा सकता है। तो फिर सरकार ने जो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिसीजन लिया है, तो शायद ये मीन्स उनका हित अच्छा है। मीन्स वो चाहते हैं कि माइग्रेंट को सारे फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें मिले, लेकिन इस चीज़ की वजह से ये परमिशन का लेयर जो यहाँ पर ऐड करने की बात है, तो इससे और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोगों को शायद जॉब ना मिले दूसरे राज्यों में बिकॉज ऑफ दिस थिंग। फिर वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज, देखिए स्टिमुलस पैकेज के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है। मीन्स आज ही द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, वो नेगेटिव पॉइंट्स बताता है इस स्टिमुलस पैकेज का। हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देखा है। यहाँ पर आर्टिकल लिखा जो है वो है नीति आयोग के एक व्यक्ति ने लिखा है, तो ऑफ कोर्स इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं कि कैसे एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स को बचाने के लिए सरकार ने सारी चीज़ें की। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि यूएसए की तरह भारत के पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं हैं, हमारे पास लिमिटेड हैं। तो सरकार ने सप्लाई और डिमांड दोनों चीज़ों का ख्याल रखा। जनधन अकाउंट्स के माध्यम से पैसे दिए गए। वी नो के जनधन अकाउंट्स जो हैं वो, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जनधन की आवश्यकता नहीं है, तो उनके खाते में भी 500 रुपीज़ जो हैं वो पहुँच गए हैं। फिर TDS TCS को कम किया बाय 25%, तो इससे एडिशनल 50,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो मार्केट में रिलीज़ होंगे, लोगों के पास आएंगे। तो इनका इस्तेमाल जो है लोग चीज़ें खरीदने में खर्च करेंगे, ऐसा माना गया है। तो इससे डिमांड जो है वो डिमांड में एक राइज देखने को मिलेगा। फिर MG नरेगा के लिए 40,000 करोड़, तो यस दिस इज़ ओके, इससे एक राइज देखने को मिलेगा डिमांड में। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 30,000 करोड़ रुपीज़। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सप्लाई साइड के बारे में बताया है कि राबी क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी परमिशन दी थी। उसके बाद बैंकरप्सी और IBC के लॉज जो हैं तो उसको डिले कर दिया है। MSMEs के लिए लोन्स की गारंटी और ये सारी चीज़ें हैं, तो जिससे सप्लाई और डिमांड दोनों का ख्याल रखा है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियरली, राइट। और जो नेगेटिव आर्टिकल हैं, नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो नेगेटिव भी ऐसा नहीं है कि मिस जो आर्टिकल लिखा है तो उन्होंने सारी चीज़ें नेगेटिव ही लिखी है और यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव ही लिखी है, तो ऐसा नहीं है। इट्स मिक्स ऑफ बोथ। कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे कि MG नरेगा में ज़्यादा पैसे दिया, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन फिर अर्बन जो लेबर हैं तो उनके लिए भी आपको कोई स्कीम निकालनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसकी हैं। और ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।